वेलकम बैक टू माय चैनल स्टूडेंट। आज मैं बहुत ही महत्वपूर्ण वीडियो आप लोगों के लिए लाया हूं जिसका नाम है मानव नेत्र। ये आप लोगों के लिए बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है और इसको आप लोगों को अच्छे से समझने के लिए इस वीडियो को आप लोगों को लास्ट तक देखना पड़ेगा। मैं आप लोगों को मानव नेत्र का चित्र और उनके सभी भागों को बताने वाला हूँ। ठीक है, आप लोगों को मैं सभी भाग जो इनके हैं उन सबको ये देखिए आप लोगों को मैं बहुत ही अच्छे से पढ़ाने वाला हूँ। तो आइए देखते हैं पहले इनके चित्र को। तो स्टूडेंट चित्र मैंने बना दिया था। अब आप लोग सोच रहे होंगे इसमें जो लाइनें हैं ये क्या हैं। ठीक है, चित्र को तो खराब कर दिया। नहीं, मैं आप लोगों को इसके भाग को बताने वाला हूँ। ठीक है, जब लाइनें रहेंगी तो आप लोगों को बहुत ही अच्छे से समझ में आएगा। मैंने ये देखा है बच्चों में। तो देखिए स्टूडेंट, मैं आप लोगों को अच्छे से समझाता हूँ इनके भागों को। ये स्टूडेंट आप लोग देख रहे हैं, पहले इस लाइन पर ध्यान दीजिए। यहाँ ये जो अंदर का भाग, ये जो लगा हुआ है ये नेत्र में, यह है आपका लेंस। क्या है स्टूडेंट? ये है आपका लेंस। इसका पीडीएफ का लिंक आप लोगों को डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, जाके डाउनलोड कर लेना। ठीक है, ये है आप लोगों का लेंस। ठीक है, अगर हम बात करें इस लाइन की, यहाँ आप लोग ध्यान से देखिए, ये लाइन, ये जो है आपका स्टूडेंट, ये चीज़, ये ठीक है, यहाँ आप लोग नेत्र में देखिए, ये है आप लोगों का पुतली। क्या है? पुतली। ठीक है, एक एक को अच्छे से समझिए। ठीक है, ये आप लोगों का है पुतली। और जो इस लाइन तक केवल ये गया है इस पर, ठीक है, ये आप लोगों का क्या है? ये आप लोगों का है स्टूडेंट आइरिस। आइरिस, ठीक है, आइरिस को आप लोग जानते हैं जो ये लाइन है। अभी मैं आप लोगों को इनके हर भाग को बहुत ही अच्छे से डिटेल में पढ़ाने वाला हूँ। तो ये आप लोगों का है आइरिस। अगर हम इस परत की बात करें तो ये आप लोगों का है, ये परत जो है ये ऊपर निकली हुई, ये आप लोगों का स्टूडेंट कार्निया। आप लोग थोड़ा एनसीईआरटी बुक को उठाकर पढ़ लीजिएगा। ठीक है, ये है आप लोगों का कार्निया। आँख को आप लोग ध्यान से देखिएगा, ये कार्निया है। अगर ये जो है ये इस लाइन की, तो ये है द्विपटल, जिसकी मैं पहले ही बात करूंगा। यह है आप लोग स्टूडेंट आँख का एक बहुत ही इंपॉर्टेंट भाग, द्विपटल। द्विपटल आप लोग समझिए, यह अपारदर्शी होता है, इसमें हम आर पार नहीं देख सकते हैं। द्विपटल की जो ये परत होती है यह अपारदर्शी होता है, इसमें हम आर पार नहीं देख सकते हैं। अगर मैं इसके अंदर एक द्रव भरा होता है, ये नेत्र है, इसके अंदर एक द्रव भरा होता है जिसे हम लोग कहते हैं काचाभ, सॉरी स्टूडेंट, काचाभ द्रव। ठीक है, ये आप लोगों का काचाभ द्रव भरा होता है, ये दा है। ठीक है, द्रव, ये आप लोगों का काचाभ द्रव भरा होता है। यहाँ एक बिंदु होता है जिसे हम लोग कहते हैं स्टूडेंट, कौन सा बिंदु? यहाँ आप लोगों का एक बिंदु होता है जिसे हम लोग कहते हैं अंध बिंदु। अंध बिंदु, ठीक है, इतना तो आप लोगों को कुछ समझ में आ ही गया होगा। अगर हम बात करें ये क्या होता है? ठीक है, ये आप लोगों का होता है दृक् तंत्रिका। दृक् तंत्रिका, ये आधा का है। ठीक है, दृक् तंत्रिका। तो ये सब हो जाते हैं स्टूडेंट इनके भाग। ठीक है, मैं यहाँ थोड़ा इस टाइप से बना देता हूँ कि इधर लाइनें रहती हैं। ठीक है, ये सब हो जाते हैं इनके भाग। आप लोग इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, पीडीएफ का लिंक आप लोगों को डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, जाके डाउनलोड कर लेता। ठीक है, और ये आप लोगों को समझ में आ गया होगा। अब हम इनके भागों को डिटेल में समझने वाले हैं। ऊपर आप लोग हेडिंग जरूर डाल लीजिएगा, मानव नेत्र। ठीक है, मैं आप लोगों को पहले बताऊंगा मानव नेत्र होता क्या है, फिर उनके भागों को अच्छे से समझने वाले हैं। तो पहले हम लोग समझेंगे मानव नेत्र होता क्या है। देखिए स्टूडेंट, आप लोग समझिए, मानव नेत्र आप लोगों ने पढ़ा, आप लोगों के पास है भी, आप लोग देखते भी होंगे अपने आँखों से। ठीक है, पूरा चीज़ तो आप लोग समझिए होता क्या है। देखिए स्टूडेंट, आप लोग तो कैमरे से ही परिचित होंगे, बहुत फोटो खींचते होंगे। ठीक है, तो कैमरे की ये भांति व्यवहार करता है। मानव नेत्र एक कैमरे की भांति होता है।
कैमरे के भांति होता है ये, किसके, कैमरे की, कौन, मानवनेत्र। देखिए स्टूडेंट, कैमरे के भांति इसलिए होता है कि कैमरे से हम मतलब क्या करते हैं, दूर से दूर चीज़ों का फोटो खींच लेते हैं। इसी प्रकार से हम आँख से दूर चीज़ों को देख सकते हैं, जो हमें 80 से 90% तक की सूचना प्रदान करती है। मानवनेत्र हमें 80 से 90% की सूचना इसलिए प्रदान करती है, अगर हम देखें ना, ठीक है, ये अगर हम देखें कि ये आपका क्या है नहीं देख पाएँ तो हमें कैसे पता चलेगा ये खट्टा है, मीठा है, तीखा है। तो मानवनेत्र इसलिए हमें ज़्यादा से ज़्यादा सूचना मानवनेत्र के द्वारा ही प्रदान किया जाता है। 80 से 90% की सूचना मानवनेत्र हमें देता है, ठीक है। अगर कोई चीज़ें आगे होता है, मानव यानी कि नेत्र देखता है, तुरंत हट जाता है। इसकी सहायता से हम विभिन्न वस्तुओं को देख सकते हैं। आप लोगों को पता है मानव नेत्र की सहायता से हम कोई भी वस्तु हो, कोई भी चीज़ हो, उसे हम लोग देख सकते हैं, ठीक है। और हाँ, यह शरीर का एक बहुमूल्य अंग है। ये शरीर का एक बहुमूल्य अंग है, ये सभी के पास होना अनिवार्य होता है, ठीक है। तो यह शरीर का एक बहुमूल्य अंग है जो प्रकृति द्वारा प्रदान किया गया है। ये प्रकृति द्वारा प्रदान किया गया है। आप लोग लिखें या ना लिखें, मैं बता देता हूँ, क्योंकि मैं आप लोगों को मुझे बताना पड़ेगा, ठीक है। तो ये प्रकृति द्वारा प्रदान किया गया है। तो आप लोगों को इतना लिख लेना है, मानव नेत्र एक कैमरे के भांति होता है जो हमें 80 से 90% तक की सूचना प्रदान करती है। इसकी सहायता से हम विभिन्न वस्तुओं को आसानी से यह देख सकते हैं। यह शरीर का एक बहुमूल्य अंग है। अब एक एक भाग को देखते हैं। पहले आप लोग ये देखिए, मानव नेत्र नीचे है, ये मानव नेत्र है और इसके सभी भाग मिलाकर किसी का कोई कार्य होता है, किसी का कोई, ठीक है, तब हमें दिखाई देता है। अगर इसमें से एक भी भाग ना हो तो हमें नहीं दिखाई देगा, ठीक है। तो आप लोग ध्यान से समझिए, है मानव नेत्र, इसके द्वारा हम 80 से 90% तक की सूचना प्रदान करते हैं और ये एक कैमरे के भांति होता है। ये किसके भांति होता है? कैमरे की। और इसकी सहायता से हम विभिन्न वस्तुओं को देखते हैं। मानव नेत्र की सहायता से हम क्या करते हैं? विभिन्न वस्तुओं को देखते हैं, ठीक है। और यह शरीर का बहुमूल्य अंग है। मानव नेत्र को अगर देखा जाए तो ये शरीर का बहुमूल्य अंग है। यहाँ मैं लिख देता हूँ मानव नेत्र, ठीक। ये शरीर का एक बहुमूल्य अंग है। अब मैं आप लोगों को पहले दृढ़पटल के बारे में बताने वाला हूँ। ये दृढ़पटल है, ये देखिए एक परत है। अभी मैं आप लोगों को समझा दूंगा, आप लोग समझ जाओगे, ठीक है। दृढ़पटल देखिए स्टूडेंट, मानव नेत्र बाहर से एक श्वेत अपारदर्शी परत से ढका होता है। अभी आप लोगों को मैंने दिखाया है, जो दृढ़पटल है एक परत है मानव नेत्र के ऊपर जो है, तो मानव नेत्र जो है बाहर से एक श्वेत यानी कि सफेद, अपारदर्शी यानी कि आर पार नहीं दिखाई देना, ठीक है, आर पार नहीं दिखाई देता है, उस परत से ढका हुआ है, जिसे हम लोग क्या कहते हैं? दृढ़पटल कहते हैं। पहले आप लोग मानव नेत्र के बारे में नोट कीजिए, फिर दृढ़पटल की, ठीक है। तो मानव नेत्र बाहर से एक श्वेत अपारदर्शी परत से ढका रहता है, जिसे हम लोग दृढ़पटल कहते हैं। कार्निया की बात की जाए तो कार्निया आप लोगों को अभी चित्र में समझा दूंगा। आंख का जो उभरा हुआ भाग होता है, जो एक झिल्ली से ढका होता है, उसे कार्निया कहते हैं, ठीक है। देखिए ये पूरा आंख है और आंख के जो आगे वाला उभरा हुआ भाग, ये आंख का आगे वाला उभरा हुआ भाग, ये जो आप लोगों का झिल्ली से ढका हुआ है, ये जो आगे का भाग झिल्ली से ढका हुआ है, इसे हम लोग कार्निया कहते हैं, ठीक है, कार्निया। तो आप लोग कार्निया को भी नोट कर लीजिए, जो मैंने बताया है, आंख का जो उभरा हुआ भाग होता है, जो एक झिल्ली से ढका होता है, कार्निया कहलाता है। अगर हम जलीय दरों की बात करें, जलीय दरों, कार्निया के पीछे एक नमकीन पारदर्शी द्रव भरा होता है, जिसे जलीय द्रव कहते हैं। कार्निया के पीछे एक नमकीन पारदर्शी द्रव भरा हुआ होता है, जिसे हम लोग जलीय द्रव कहते हैं, ठीक है। जलीय द्रव तो आप लोगों को समझ में आ गया होगा, ठीक है। कार्निया के पीछे आप लोगों का जलीय द्रव भरा होता है। अब आता है बात काचाभ द्रव की। काचाभ द्रव मैंने बताया जलीय द्रव के पीछे, जलीय द्रव जो है उसके पीछे एक अन्य पारदर्शी द्रव भरा होता है, जिसे काचाभ द्रव कहते हैं। जलीय द्रव आप लोगों का यहाँ भरा होता है और जलीय द्रव के पीछे यहाँ जो आप लोगों का काचाभ द्रव इसके अंदर भरा होता है, उसी को हम लोग क्या कहते हैं? काचाभ द्रव। यानी कि जलीय द्रव के पीछे जो द्रव भरा हुआ होता है, उसे हम लोग काचाभ द्रव कहते हैं। यहाँ आप लोगों का द्रव भरा होता है, जिसे हम लोग कहते हैं काचाभ द्रव इसके अंदर, ठीक है। बहुत द्रव भरे होते हैं।
तो काचा ऑफ द रोज, जलीय द्रव सब समझ में आ गया। अब आता है रेटिना की बात। रेटिना आप लोग समझिए स्टूडेंट कहाँ होता है, ठीक है, अभी बताऊंगा। रक्तक पटल के नीचे, रक्तक पटल के नीचे नेत्र के सबसे भीतर एक पारदर्शी झिल्ली होती है जिसे रेटिना कहते हैं। एक पारदर्शी झिल्ली होती है जिसे स्टूडेंट रेटिना कहते हैं, ठीक है, रेटिना कहते हैं। रेटिना पर ही वस्तु का बना हुआ प्रतिबिंब स्पष्ट दिखाई देता है। ये भी आप लोग नोट कर लेना, रेटिना पर ही बना हुआ वस्तु का प्रतिबिंब स्पष्ट दिखाई देता है, ठीक है। तो आप लोगों को ये तो समझ में आ ही गया होगा। तो ये था आप लोगों का रेटिना। यहां आप लोगों की बात की गई है रक्तक पटल। रक्तक पटल क्या होता है समझो। द्विपटल आप लोग समझे। अब द्विपटल के नीचे एक काली झिल्ली पाई जाती है। जो द्विपटल है सबसे ऊपर समझाया है, उसके नीचे एक काली झिल्ली पाई जाती है जिसे रक्तक पटल कहते हैं। द्विपटल के नीचे एक काली झिल्ली पाई जाती है जिसे रक्तक पटल कहते हैं, ठीक है। यहाँ मैंने बात की थी रक्तक पटल की, तो इसलिए मैंने सोचा बता दूं। तो रेटिना आप लोग समझिए कहाँ पाया जाता है। मैंने कहा है रक्तक पटल के नीचे नेत्र के सबसे भीतर एक पारदर्शी झिल्ली पाया जाता है। लगभग आप लोगों का यहाँ जो है, यहाँ भीतर भाग में यहाँ आप लोगों का रेटिना पाया जाता है, ठीक है, यहाँ रेटिना, ठीक है। तो ये आप लोगों का नेत्र है, इसमें मैं आप लोगों को नहीं बताया हूँ, लेकिन आप लोग समझे रहना। अब बात करते हैं लास्ट आइरिस की। आइरिस क्या होता है। आइरिस कार्निया के पीछे एक अपारदर्शी झिल्ली का पर्दा होता है जिसे आइरिस कहते हैं। कार्निया के पीछे एक अपारदर्शी झिल्ली का पर्दा होता है जिसे हम लोग आइरिस कहते हैं, ठीक है। तो कार्निया के पीछे, ये आप लोगों का कार्निया है, इसके पीछे ये जो है, ठीक है, ये इसे हम लोग आइरिस कहते हैं। तो स्टूडेंट ये था मानव नेत्र और मानव नेत्र की भाग। अब हम लोग दूसरा टॉपिक देखेंगे जो कि होता है दोष। निकट दृष्टि दोष, जरा दृष्टि दोष और दूरदृष्टि दोष, ठीक है। तीनों को हम लोग डिटेल में देखने वाले हैं, तो आप लोग ध्यान से देखते रहिए, लास्ट तक देखते रहिए, ठीक है। मैं आप लोगों का इनका कारण निवारण सबको समझाने वाला हूं। तो पहले आप लोग समझिए जो निकट दृष्टि दोष होता है वो होता क्या है। निकट दृष्टि दोष समझिए स्टूडेंट, इस दोष से पीड़ित व्यक्ति, जो इस दोष से पीड़ित व्यक्ति होता है स्टूडेंट, उसे निकट की वस्तु स्पष्ट दिखाई देती है। जो आपके निकट रखी रहेंगी स्टूडेंट, वो वस्तुएं स्पष्ट दिखाई देती हैं, लेकिन दूर की वस्तु को स्पष्ट नहीं देख सकता। नाम क्या है, निकट दृष्टि दोष। लगता क्या है कि निकट की वस्तु में मतलब उनका दोष होगा, लेकिन नहीं, उसका विपरीत लेना है। यहाँ लिखा है निकट दृष्टि दोष, तो आपको लेना है कि दूर की वस्तुएं जो आपकी हैं वो नहीं दिखाई देती हैं, और जो निकट की वस्तुएं हैं वो सुस्पष्ट दिखाई देती हैं। अर्थात नेत्र का दूर बिंदु अनंत पर ना होकर पास आ जाता है। अर्थात जो नेत्र का दूर बिंदु होता है वो क्या होता है, अनंत पर ना होकर पास आ जाता है। और यह दोष जो होता है 10 से 16 वर्ष के बच्चों को ज्यादा होता है। यह दोष जो होता है स्टूडेंट 10 से 16 आयु के बच्चों में ज्यादा होता है, ठीक है। तो इसको डिटेल में समझिए, मैं आप लोगों को एकदम नोट्स समझा रहा हूं। इस दोष से पीड़ित व्यक्ति जो होते हैं, जो ये आपका निकट दृष्टि दोष होता है, इस दोष से पीड़ित व्यक्ति को निकट की वस्तु स्पष्ट देख सकता है। मतलब जो निकट रखी वस्तु होती हैं उनको तो स्पष्ट देख सकता है, लेकिन दूर की वस्तु को स्पष्ट नहीं देख सकता है। अर्थात नेत्र का दूर बिंदु अनंत पर ना होकर पास आ जाता है। यह दोष 10 से 16 वर्ष की आयु में होता है। दोष का कारण क्या होता है कि नंबर फर्स्ट, नेत्र का लेंस, नेत्र का जो लेंस होता है का वक्रता त्रिज्या बढ़ जाता है। जो नेत्र लेंस की वक्रता त्रिज्या है स्टूडेंट, वो क्या होती है, बढ़ जाती है, ठीक है। समझो ध्यान से, नेत्र लेंस की वक्रता त्रिज्या बढ़ जाती है, जिससे उसकी फोकस दूरी कम हो जाता है, जिससे उसकी जो फोकस दूरी होती है वो कम हो जाता है। देखिए स्टूडेंट, आप देखिए यहाँ आपने क्या पढ़ा है, F बराबर R/2, ठीक है। अब देखिए यहाँ लिखा है नेत्र लेंस का वक्रता त्रिज्या बढ़ जाता है और जिससे उसकी फोकस दूरी कम हो जाती है। तो अगर देखिए स्टूडेंट, इसका जो होता है ये मान R का वक्रता त्रिज्या बढ़ जाता है और ये फोकस दूरी कम हो जाती है, ठीक है। बस इतना समझो। अब देखिए दूसरा कारण क्या होता है, नेत्र लेंस और रेटिना के बीच की दूरी बढ़ जाए।
नेत्र लेंस जो होता है और रेटिना के बीच की दूरी बढ़ जाए, अर्थात नेत्र के गोले का व्यास बढ़ जाता है। देखिए स्टूडेंट, नेत्र लेंस और रेटिना के बीच की दूरी जो होती है वो बढ़ जाए, मतलब उनके नेत्र लेंस और रेटिना के बीच की जो दूरी है वो क्या हो जाए, बढ़ जाए, अर्थात नेत्र के गोले का व्यास बढ़ जाता है। देखिए नेत्र लेंस और रेटिना के बीच की दूरी बढ़ जाए, यानी कि यहाँ समझिए एक नेत्र लेंस है और यहाँ से रेटिना की दूरी यहाँ है, प्रतिबिंब यहाँ बना रहा है, लेकिन क्या है यहाँ नेत्र लेंस और रेटिना की दूरी बढ़ जाए, इसकी दूरी जो है बढ़ जाए, अर्थात नेत्र के गोले का व्यास बढ़ जाता है, अर्थात ये जो नेत्र का गोला है इसका व्यास बढ़ जाता है, इसलिए आपका ये जो रेटिना है वो दूर चला जाता है। तब अनंत से चलने वाली जो प्रकाश की किरणें हैं रेटिना से पहले मिल जाती हैं। जो अनंत से चलने वाली प्रकाश की किरणें हैं, जैसे ये अनंत से चलती हैं तो ये रेटिना पर नहीं मिलती हैं, यहाँ देखिए रेटिना से पहले ही मिल जाती हैं। इसीलिए क्या होता है, दूर की इसके इधर की वस्तुएं दूर की वस्तुएं नहीं दिखाई देती और जो नजदीक की वस्तुएं हैं वो स्पष्ट दिखाई देती हैं। अतः दूरी रखी वस्तु, जो दूर रखी वस्तु है, दूर रखी वस्तु है स्पष्ट नहीं दिखाई देती है और निकट की वस्तुएं स्पष्ट दिखाई देती है। ठीक है, बस इतना ही समझना है। इसका निवारण समझ लीजिए। निवारण क्या है स्टूडेंट, अगर आपको निकट दृष्टि दोष किसी को भी होता है तो इसके निवारण के लिए हम लोग चश्मे में जो अवतल लेंस का प्रयोग करेंगे। किस लेंस का, अवतल लेंस का प्रयोग करेंगे। अगर कोई भी चश्मा है तो उसमें हम लोग अवतल लेंस का प्रयोग करेंगे इसके निवारण के लिए। बस इतना समझो स्टूडेंट, ठीक है, कि इसके मतलब निवारण के लिए, इसके हल के लिए हम लोग अवतल लेंस के चश्मे का प्रयोग करेंगे। ठीक है, तो यहाँ आपको समझ रहा है निकट दृष्टि दोष होता क्या है, वो होता क्या है। ठीक है, और निकट दृष्टि दोष का कारण और दोष का जो होता है निवारण क्या होता है। ठीक है, तो यहाँ से आपका निकट दृष्टि दोष बिल्कुल कंप्लीट होता है। तो ये था निकट दृष्टि दोष। तो स्टूडेंट ये था आज का हमारा बहुत महत्वपूर्ण वीडियो निकट दृष्टि दोष। स्टूडेंट आई होप कि आप लोगों को मानव नेत्र और निकट दृष्टि दोष समझ में आ गया होगा। अब हम लोग समझने वाले हैं दूरदृष्टि दोष। ठीक है, आज हम लोग समझेंगे दूरदृष्टि दोष होता क्या है और उसका कारण और उसका निवारण। तो इस वीडियो को लास्ट तक देखते रहना। ठीक है, तो आज हम लोग देखेंगे दूरदृष्टि दोष। देखो, इस दोष से पीड़ित व्यक्ति, जो दूरदृष्टि दोष होता है स्टूडेंट, इस दोष से पीड़ित व्यक्ति को दूर की वस्तु तो स्पष्ट दिखाई देता है, परंतु जो निकट की वस्तुएं हैं स्पष्ट नहीं दिखाई देते हैं। ठीक है, नाम क्या है, दूरदृष्टि दोष। लग क्या रहा है कि दूर की दृष्टि में दोष होगा। ठीक है, लेकिन यहाँ है क्या, निकट में है। ठीक है, तो इसको आप लोगों को विपरीत याद रखना पड़ेगा कि इस दोष से पीड़ित व्यक्ति को दूर की वस्तु स्पष्ट दिखाई देती है, यानी कि दूरदृष्टि दोष में दूर की वस्तुएं दिखाई देंगी और निकट दृष्टि दोष में निकट की वस्तुएं दिखाई देंगी। ठीक है, बहुत सारे बच्चे भटक जाते हैं कि दूर की वस्तु में दोष है, दूर दृष्टि में दोष है, तो क्या होगा, दूर की वस्तुएं नहीं दिखाई देंगी, लेकिन यही तो गलत हो जाता है। यहाँ क्या करना है, इस दोष से पीड़ित व्यक्ति को दूर की वस्तु तो स्पष्ट दिखाई देता है, परंतु निकट की वस्तु स्पष्ट नहीं दिखाई देती हैं। तो इतना ही याद करना स्टूडेंट, तो याद कर सकते हो। ठीक है, नोट कर लीजिए आप लोग एक एक पॉइंट को। यहाँ आप लोगों को मैं बताता हूँ इसका रीजन क्या है, कारण क्या है कि ये क्यों होता है। तो समझो, नेत्र जो है, नेत्र लेंस की वक्रता त्रिज्या कम हो जाए, जिसमें उसकी फोकस दूरी जो है, फोकस दूरी बढ़ जाती है। देखिए स्टूडेंट, जो नेत्र लेंस है उसकी वक्रता त्रिज्या कम हो जाती है, जिससे फोकस दूरी बढ़ जाती है। जो नेत्र लेंस की अगर वक्रता त्रिज्या कम होगी तो जरूरी ही फोकस दूरी बढ़ेगी। ठीक है, अब इसकी जब फोकस दूरी बढ़ जाती है तो क्या होता है, इस दोष से पीड़ित व्यक्ति को जो दूर की वस्तु स्पष्ट दिखाई देती हैं। जैसे जब फोकस दूरी बढ़ जाता है, जैसे फोकस दूरी पहले यहाँ था, ठीक है, आपका नेत्र है, फोकस दूरी यहाँ था, तो आपको यहाँ तक स्पष्ट दिखाई देंगी, लेकिन जब आपका फोकस दूरी यही बढ़कर यहाँ आ जाता है तो यहाँ जो नजदीक है वो नहीं दिखाई देंगी और दूर की वस्तुएं तुम्हें स्पष्ट दिखाई देंगी, लेकिन जब नजदीक रख दिया जाए तो वहां स्पष्ट नहीं दिखाई देगा। दूर की वस्तु आपको बहुत अच्छी दिखाई देंगे, ठीक है, क्लियर, लेकिन नजदीकी नहीं दिखाई देंगी। तो यही है कि इसकी जो वक्रता त्रिज्या बढ़ जाए, जिससे फोकस दूरी आपका जो है बढ़ जाए और इसकी जो वक्रता त्रिज्या कम हो जाए, यानी कि एक गोला है उसको कम कर दिया जाए, उसकी फोकस दूरी बढ़ा दिया जाए। ठीक है, तो इसमें क्या होगा, आपकी दूर की वस्तुएं तो दिखाई देंगी, लेकिन जो नजदीक रख दिया जाए वो नहीं दिखाई देंगी। दूसरा समझो रीजन क्या है, नेत्र लेंस। जो नेत्र लेंस होता है, नेत्र का जो लेंस होता है तथा रेटिना, अब रेटिना के बीच, देखिए नेत्र लेंस और रेटिना के बीच जो दूरी है कम हो जाए, अर्थात नेत्र के गोले का व्यास कम हो जाए।
ठीक है। अब इसके नेत्र के गोले का व्यास कम हो जाता है, इसलिए इन्हें दूर की वस्तुएं दिखाई देती हैं। अब जब देखो नेत्र का गोला जो है उसका व्यास कम हो जाता है, जैसे नेत्र का गोला है आपका इतना बड़ा था, अब उसका व्यास कम कर दिया जाए तो जब व्यास कम हो जाएगा तो दूर की वस्तुएं दिखाई देंगी और उसका व्यास कम होने के कारण नजदीक की वस्तुएं नहीं दिखाई देंगी। ठीक है, तो यहाँ आप लोगों को समझ में आया इसका कारण। अब हम लोग देखेंगे निवारण, कैसे इसका निवारण किया जाए। ठीक है, तो निवारण क्या है, इस दोष से पीड़ित व्यक्ति को उत्तल लेंस का जो है आवश्यकता होती है। अगर किसी भी व्यक्ति को क्या हो, दूर दृष्टि दोष हो जाए, कौन सा दोष, दूर दृष्टि दोष, तो उसे अपने चश्मे में उत्तल लेंस का प्रयोग कराना चाहिए। ठीक है, तो लेंस तो आप लोग जानते होंगे, मैंने ऑलरेडी पढ़ा दिया है, प्रकाश का परावर्तन, अपवर्तन तथा लेंस, उस लेसन को देखना। ठीक है, 1 से 9 लेसन तक का लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। रासायनिक अपक्रिया समीकरण से लेकर प्रकाश का परावर्तन, अपवर्तन तथा लेंस तक, तो इन सबको देखिए। ठीक है, लाइक कीजिए। तो यहाँ आप लोगों को पता चला उत्तल लेंस क्या होता है, मतलब उत्तल लेंस का प्रयोग क्यों करते हैं, क्योंकि उत्तल लेंस से जो होता है दूर की वस्तुएं कम दिखाई देती हैं, नजदीक की वस्तुएं बहुत स्पष्ट दिखाई देती हैं। ठीक है, तो इसलिए हम लोग उत्तल लेंस का प्रयोग करते हैं। तो यहाँ से आपका हुआ दूरदृष्टि दोष। तो आप लोगों को बताया दूरदृष्टि दोष और निकट दृष्टि दोष, ये दोनों समझ में आ गए होंगे। अब हम लोग दोनों को मिलाकर एक दोष देखेंगे जिसे कहते हैं जरा दृष्टि दोष, जो कि ओल्ड मैन में होता है, बूढ़े व्यक्तियों में होता है। ठीक है, मतलब जरा दृष्टि दोष का अर्थ होता है कि ना तो दूर की वस्तु और ना ही नजदीक की वस्तु नहीं दिखाई देंगी, मतलब कि उनको स्पष्ट दिखाई ही नहीं देंगी। ठीक है, मतलब स्पष्ट यहाँ चाहे वस्तु चाहे यहाँ चाहे जहाँ रख दो उन्हें स्पष्ट की वस्तुएं दिखाई ही नहीं देंगी। ठीक है, तो थ्योरी को समझो, मैं आप लोगों को ऐसे क्लियर समझाता हूँ। ठीक है, जो मनुष्य होते हैं आप लोग समझो, मनुष्य की आयु, मनुष्य का जो आयु है, आयु का अर्थ होता है जो वर्ष होता है, उनकी आयु में वृद्धि होने के साथ साथ उनकी आयु जो है उसमें वृद्धि जो है, वृद्धि का अर्थ क्या हुआ, पहले वो 30 साल के थे, अब वो 40 साल के, ऐसे 50 साल के, मतलब ऐसे वृद्धि होता जा रहा है आयु में। ठीक है, तो वृद्धि होने के साथ साथ नेत्र की समंजन क्षमता, नेत्र की समंजन क्षमता क्या होती है, आप लोग तो जानते होंगे, पढ़ा दिया है, भी घट जाती है। जो नेत्र की समंजन क्षमता है, लचीलापन है, वो सब घट जाते हैं। ठीक है, नेत्र की समंजन क्षमता फोकस दूरी को समायोजित करता है, जो ठीक है, फोकस दूरी को समायोजित करने की क्षमता ही नेत्र की समंजन क्षमता कहलाती है, समझ लीजिए। तो नेत्र की समंजन क्षमता जो है घट जाती है, अधिकांश व्यक्तियों को जो है निकट तथा दूर दोनों बिंदुओं को देखने में कठिनाई होती है। क्या है, यहाँ 2 बिंदु आते हैं, निकट तथा दूर, दोनों बिंदुओं को देखने में कठिनाई होता है, मतलब चाहे आप निकट हो वस्तु चाहे दूर हो, दोनों को देखने में क्या होगा, कठिनाई होगा। ठीक है, तो यह दोष जो होता है स्टूडेंट जरा दृष्टि दोष कहलाता है। ये जो दोष होता है जरा दृष्टि दोष कहलाता है। दोनों को मिलाकर बना दूर दृष्टि दोष में क्या था, इस दोष से पीड़ित व्यक्ति को दूर की वस्तु स्पष्ट दिखाई देती है, निकट की वस्तु स्पष्ट नहीं दिखाई देती है। निकट में क्या था, इस दोष से पीड़ित व्यक्ति को निकट की वस्तुएं स्पष्ट दिखाई देती हैं, दूर की वस्तुएं स्पष्ट नहीं दिखाई देती हैं। इस दोष में क्या है, दोनों ही नहीं दिखाई देती हैं। ठीक है, तो समझो यहाँ दोनों ही नहीं दिखाई देंगी, यानी कि वृद्धि हो रही है आयु में। अब आयु में वृद्धि होगी तो उसकी जो नेत्र की समंजन क्षमता है, देखने की क्षमता है, घट जाती है। इसलिए देखते हो जो ओल्ड मैन होते हैं वो चश्मे का प्रयोग करते हैं। ठीक है, तो चश्मा कौन सा होना चाहिए वो समझो। पहले मैं आप लोगों को कारण बताता हूँ ये होता क्यों है। यह दोष मांसपेशियों के दुर्बल होने, ठीक है, मांसपेशियां जो होती हैं व्यक्तियों की, उनके दुर्बल होने तथा नेत्र की लचीलापन की कमी के कारण होता है। नेत्र की देखिए, जब बूढ़े हो जाते हैं व्यक्ति को तो उनकी आंख की क्षमता भी घटती है, आंख भी उनका लचीलापन चला जाता है और आंख की क्षमता, देखने की क्षमता भी घट जाती है, जिसे नेत्र की समंजन क्षमता कहते हैं, और शरीर की भी क्षमता घट जाती है। ठीक है, तो इसीलिए वो दुर्बल होने के कारण नेत्र में लचीलापन की भी कमी आ जाती है, इससे उत्पन्न दोष जरा दृष्टि दोष होता है। ठीक है, तो यहाँ कारण एक ही है, कारण आप लोग समझ लो। आप देखिए कौन सा उपयोग करेंगे, कौन से चश्मे का। ठीक है, तो समझो इस दोष के निवारण के लिए, इस दोष का निवारण के लिए हम द्विफोकसी लेंस का प्रयोग करेंगे। द्विफोकसी लेंस क्या है, जिसमें 2 फोकस हों। अब 2 फोकस लेने के लिए उत्तल अवतल लेना पड़ेगा। तो उत्तल अवतल देखो, यहाँ आपका है अवतल और यहाँ आपका उत्तल। मैंने अवतल ऊपर क्यों लगाया, उत्तल नीचे क्यों लगाया, समझो। जो आप लोगों का उत्तल लेंस होता है स्टूडेंट, वो क्या होता है, निकट की वस्तुएं जो होती हैं उसको देखने में सहायता करती हैं। ठीक है, आप लोगों ने देखा होगा
ठीक है, कि बहुत सारे लोग क्या होते हैं जिनकी आयु में वृद्धि हो जाती है, वो जो चश्मा होता है ना उसको थोड़ा नीचे पहनते हैं। क्यों? क्योंकि उनको निकट की वस्तुएं स्पष्ट दिखाई देती हैं। और अवतल लेंस होगा तो उन्हें दूर की वस्तुएं स्पष्ट दिखाई देंगी। ठीक है, जब बाइक वाइक से चलते हैं ना तो उसको ऊपर पहनेंगे कि दूर की वस्तुएं स्पष्ट दिखाई दे। ठीक है, तो इसमें द्विफोकसी यानी कि अवतल और उत्तल का प्रयोग करेंगे। ठीक है, अगर आप नीचे मतलब थोड़ा पहनोगे जो जिसको नहीं दिखाई देता है दोनों, तो उनको उत्तल यानी कि जो नजदीक की वस्तुएं हैं बहुत ही स्पष्ट दिखाई देंगी, पढ़ने लिखने में सहायता ज्यादा होगा। और अवतल लेंस है उसको दूर की वस्तुएं स्पष्ट दिखाई देंगी। ठीक है, तो यहां से आपका हुआ निकट दृष्टि दोष, जरा दृष्टि दोष और दूर दृष्टि दोष। तो यहां से आपको समझ में आया। अब आप लोगों को अगला टॉपिक मिलेगा। देखो अब स्टूडेंट, मैंने बताया था कि नेत्र की समंजन क्षमता मतलब घट जाती है। तो नेत्र की समंजन क्षमता घट जाती है तो होती क्या है, मैंने बताया भी था, लेकिन आप लोग दूसरे रूप में समझो। फर्स्ट तो मैंने बताया था कि नेत्र की फोकस दूरी को समायोजित करने की क्षमता नेत्र की समंजन क्षमता कहलाती है। लेकिन बहुत सारे रूपों में कह सकते हो। ठीक है, तो यहाँ आपका है नेत्र की वह क्षमता, नेत्र जो है आपका आई है उसमें वह क्षमता जिसके कारण नेत्र लेंस, जो नेत्र का लेंस होता है कि फोकस दूरी में परिवर्तन। देखिए स्टूडेंट, जो फोकस दूरी होती है उसमें परिवर्तन कर नजदीक व दूर की वस्तुओं को स्पष्ट रूप में देखा जा सकता है, नेत्र की समंजन क्षमता कहलाती है, समंजन क्षमता कहलाती है। इसकी फोकस दूरी में परिवर्तन करके क्या किया जाए, नजदीक व दूर की वस्तुओं को स्पष्ट रूप से देखा जाए, तो वो आपका नेत्र की समंजन क्षमता कहलाती है। जितना फोकस दूरी दूर करोगे उतने आपको दूर की वस्तुएं दिखाई देंगी, जितने आप फोकस दूरी नजदीक करोगे उतनी अच्छी नजदीक की वस्तुएं दिखाई देंगी। ठीक है, तो इसीलिए दोष होता है कि बहुत सारे लोगों को फोकस दूरी दूर तक नहीं होता है। इसी मतलब देखिए, बहुत सारे लोगों को नजदीक होता है तो नजदीक की वस्तुएं स्पष्ट दिखाई देती हैं, बहुत सारे लोगों को दूर होता है तो दूर की वस्तुएं स्पष्ट दिखाई देती हैं। अब दोनों क्यों नहीं दिखाई देती हैं, तो वो आप लोगों को जरा दृष्टि दोष में समझना पड़ेगा। स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी 25 सेंटीमीटर होता है। जो स्पष्ट देखने के लिए उसकी न्यूनतम दूरी स्टूडेंट 25 सेंटीमीटर होता है। जो आप लोग 25 सेंटीमीटर रख दो तो उन्हें स्पष्ट दिखाई दे, तो यही इसकी न्यूनतम दूरी होता है, यानी कि बहुत कम दूरी होता है। और इतना पर ही हमें सब कुछ करना चाहिए। ठीक है, मतलब बुक को पढ़ो तो इतनी दूर से पढ़ो। ठीक है, अगर आप लोग कुछ ठीक है मोबाइल भी देख रहे हो तो इतनी दूर से देखो तो आंख पर कम इफेक्ट पड़ेगा। ठीक है, 25 सेंटीमीटर। ठीक है, तो यहाँ आपका हुआ नेत्र की समंजन क्षमता। अब हम लोग देखेंगे अगला, प्रकाश का वर्ण विक्षेपण। प्रकाश का वर्ण विक्षेपण, ठीक है, ये आपके बड़े क्वेश्चन में आते हैं, लेकिन मैं आप लोगों को इसे समझाने वाला हूँ। ठीक है, अब आप लोगों का देखिए जो प्रकाश का वर्ण विक्षेपण क्या होता है। देखो, प्रकाश का वर्ण विक्षेपण का अर्थ है कि ऐसे आए एक प्रकाश और चारों तरफ फैल जाए। ठीक है, इसका अर्थ होता है फैलना। वर्ण विक्षेपण का अर्थ होता है फैलना, लेकिन यहाँ 7 जगहों में फैलेंगी। ठीक है, जिसे आप लोग कह सकते हो, देखो यहाँ जब श्वेत प्रकाश, ये क्या है, एक प्रकाश है, और ये क्या है, एक प्रिज्म है। ठीक है, प्रिज्म जिसमें 3 कोने हैं। ठीक है, तो प्रिज्म से गुजारा जाता है इस प्रकाश को, एक श्वेत प्रकाश को जब इस प्रिज्म से गुजारा जाता है, यहां तक पहुंच जाता है, तो क्या होता है, 7 रंगों में विभक्त हो जाता है। ये 7 रंगों में विभक्त हो जाता है, जिसका ट्रिक है विजोड़, मतलब याद करने का ट्रिक है। तो अभी आप लोग समझ जाओगे, प्रकाश जो है 7 रंगों में विभक्त हो जाता है। कब? जब इस श्वेत प्रिज्म से गुजारा जाता है तब। इसे क्या किया जाए, इस प्रिज्म जो है एक श्वेत प्रिज्म है, इससे गुजारा जाता है। किसे? एक प्रकाश की किरण को, 1000 नहीं केवल एक प्रकाश की किरण को ऐसे गुजारा जाए तो ये 7 रंगों में विभक्त हो जाती हैं। कितने? 7 रंगों में। ठीक है, अब समझो, इसी में आपका अपवर्तनांक भी आता है। इसमें से किसका अपवर्तनांक अधिक है, किसका अपवर्तनांक कम है, किसका वर्ण विक्षेपण अधिक है, किसका वर्ण विक्षेपण कम है। तो अभी यहां समझ जाओगे। देखो यहाँ पहला आर, यानी कि यहां से पढ़ो विजोड़, VIVGYOR। ठीक है, तो यहां से आपका ये हुआ 7 कलर। ठीक है, तो यहां स्टूडेंट आपका बी से होता है वायलेट, आई से होता है इंडिगो, V से होता है ब्लू, G से होता है ग्रीन, Y से येलो, O से ऑरेंज, R से रेड। ठीक है, आपको याद क्या रखना है, केवल ऊपर R को और नीचे V को, दिस वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है, तो इन दोनों को याद कीजिए, क्योंकि इसमें आपको आएगा अपवर्तनांक और आपका जो है क्या,
यहाँ समझो, यहाँ आप लोग तरंगदैर्घ्य, तो यहाँ फर्स्ट सबसे ज्यादा लाल रंग का तरंगदैर्घ्य होता है, ये जो आपका लाल रंग होता है स्टूडेंट, इसका सबसे ज्यादा तरंगदैर्घ्य होता है। ये क्वेश्चन कई बार पूछा गया है, ठीक है। सबसे कम, अब सबसे कम इससे पाया जाएगा वी यानी कि वायलेट, वायलेट का अर्थ होता है बैगनी, तो सबसे कम किसका, बैगनी का, ठीक है। सबसे ज्यादा तरंगदैर्घ्य रेड का और सबसे कम वायलेट का यानी कि बैगनी का। फिर आप समझो ठीक इसका विपरीत होता है प्रकीर्णन, प्रकीर्णन का अर्थ होता है क्या, फैलना, इसका भी अर्थ होता है, ठीक है। तो यहाँ देखो सबसे कम प्रकीर्णन मतलब फैलने की क्षमता किसमें, लाल रंग का, लाल रंग बहुत ज्यादा नहीं फैलता है, ठीक है। तथा सबसे अधिक वायलेट, वायलेट बहुत ज्यादा फैला रहता है, ठीक है। आकाश में आप लोग देखोगे तो जान जाओगे वायलेट ज्यादा फैलता है और लाल रंग कम फैलता है। तो यहाँ सबसे कम प्रकीर्णन लाल रंग का तथा सबसे अधिक प्रकीर्णन जो होता है बैगनी रंग का होता है। यहाँ आपको रेड और यहाँ आपको वायलेट करना है, ठीक है। तो यहाँ आप लोग वायलेट, यहाँ रेड यानी कि बैगनी और लाल रंग, तो यहाँ दो ही रंग का ज्यादा महत्व है क्योंकि सबसे ज्यादा तरंगदैर्घ्य लाल रंग का, सबसे कम बैगनी रंग का, और सबसे कम प्रकीर्णन लाल रंग का तथा सबसे अधिक बैगनी रंग का। लाल आपको यहाँ ज्यादा करना है, यहाँ कम करना है, या बैगनी आपको कम करना है, यहाँ बैगनी आपको ज्यादा करना है, ठीक है। तो यहाँ आपको समझना था प्रकाश का वर्ण विक्षेपण, तो आप लोगों को समझ में आ गया होगा। तो हम लोग देखेंगे आगे। तो स्टूडेंट इसके पहले मैंने बात किया था प्रकाश का प्रकीर्णन, ठीक है। प्रकाश का प्रकीर्णन का बात किया था क्या, कि प्रकीर्णन किसका अधिक होता है, किसका कम होता है। तो अब हम लोग देखेंगे ये होता क्या है, ठीक है। इसका एग्जाम्पल भी देखेंगे। तो प्रकाश का प्रकीर्णन होता क्या है, जब प्रकाश जो आपका लाइट है, प्रकाश है, किसी ऐसे माध्यम से गुजरता है। कई सारे माध्यम हैं, आप वाटर भी ले सकते हो, एयर भी ले सकते हो, वायु भी ले सकते हो, ठीक है, ग्लास भी ले सकते हो, तो कई सारे माध्यम होता है। तो जहां बहुत सूक्ष्म आकार के कण पाए जाते हैं, जिसे आप लोग वायु समझिए, ठीक है, वायु, या आप लोग समझिए प्रकाश, प्रकाश को केवल समझिए, ठीक है। प्रकाश आता है, ठीक है। तो प्रकाश जो है, जब प्रकाश किसी ऐसे माध्यम से गुजरता है जहां बहुत सारे सूक्ष्म आकार के कण पाए जाते हैं, एग्जाम्पल है धुआं, वायु, मिट्टी, ठीक है। धुआं, वायु, मिट्टी विद्यमान होते हैं, ठीक है। ये सब विद्यमान होते हैं, वहां की बात है, वहां के माध्यम की बात है। जब प्रकाश की किरणें कणों में टकराती हैं तो चारों तरफ फैल जाती हैं। इस घटना को प्रकाश का प्रकीर्णन कहते हैं। देखिए, जैसे प्रकाश एक आता है और जब धुआं, मिट्टी या किसी भी कण से टकराता है तो वो फैल जाता है चारों तरफ, इसी घटना को प्रकाश का प्रकीर्णन कहते हैं। जैसे अगर प्रकाश आता है, ठीक है, और कोई भी यहाँ कण पाया जाता है तो वो इससे टकराता है और चारों तरफ फैल जाता है, ठीक है। इसी घटना को प्रकाश का प्रकीर्णन कहते हैं, ठीक है। तो आप देखिए, चाहे धुआं से टकराए, चाहे वायु से टकराए, चाहे मिट्टी से, चाहे छोटे छोटे कण हो, कंकड़ हो, उससे भी टकरा कर ये फैल जाते हैं। तो इसी घटना को प्रकाश का प्रकीर्णन कहते हैं। बैगनी रंग का प्रकीर्णन सबसे अधिक तथा लाल रंग का प्रकीर्णन सबसे कम होता है, इसे मैंने ऑलरेडी बता दिया है, तो इसे आप लोग नोट भी कर लेना। लाल रंग का सबसे कम और बैगनी रंग का सबसे अधिक। एग्जाम्पल है सूर्य उदय, सूर्य उदय तथा सूर्यास्त के समय सूर्य लाल क्यों दिखाई देता है। देखो, यहां बात आती है बैगनी रंग का प्रकीर्णन सबसे अधिक तथा लाल रंग का प्रकीर्णन सबसे कम होता है, फैलाव, ठीक है। अब देखो, लेकिन लाल रंग का जो तरंगदैर्घ्य होता है सबसे अधिक होता है। तो लाल रंग का जब तरंगदैर्घ्य सबसे अधिक होता है तो जब सारी किरणें चलती हैं, मतलब बहुत ऊंचाई पर होती हैं किरणें, तब जहां प्रकाश, जैसे सूर्य है ना, तो वो प्रकाश देता है, तो वहां से जब किरणें चलती हैं तो इसका तरंगदैर्घ्य अधिक होता है। इसलिए क्या होता है कि और सारे जो कलर के रंग हैं वो, मतलब देखिए, अच्छा समझो, बैगनी है तो इनकी फैलने की क्षमता अधिक है, मतलब दिखाने की क्षमता नहीं, केवल फैलने की क्षमता। तो आधे रास्ते में जब पहुंचती हैं तो चारों तरफ फैल जाती हैं। अब इनका कम है इसलिए कम फैलती हैं, और वो आते 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 क्या होती है, हमारे आंखों तक जैसे लाल रंग आएगा, तो लाल रंग क्या होता है, हमारी आंखों में जब हम आकाश की तरफ देखते हैं तो लाल दिखाई देता है। क्यों? क्योंकि इसका तरंगदैर्घ्य अधिक है और फैलने की क्षमता कम है, तो वो मतलब कम कैपेसिटी में आएगा, मतलब कम फैलेगा, इसलिए वो ज्यादा मतलब पास आता है। और ये सब ज्यादा फैल जाते हैं, इसलिए आधे रास्ते में पहुंचेंगे, चारों तरफ फैल जाएंगे, बस खत्म। और लाल रंग क्या होता है, ये फैलते फैलते कम फैलते आएंगे लेकिन ज्यादा दूर तक आएंगे, ठीक है।
तो इसलिए आप लोग कह सकते हो कि जो और अदर रंग हैं वो फैल जाते हैं और लाल रंग कम फैलता है, उसका तरंगदैर्घ्य ज्यादा होता है, इसलिए वो हमें सूर्योदय तथा सूर्यास्त के समय लाल दिखाई देते हैं। तो इतना ही आप लोगों को कहना था। तो ये था प्रकाश का परिक्रमा और इसका एग्जाम्पल ये छोटा सा है, याद कर लेना। अगर आप लोग इसे डिटेल में जानना चाहते हो तो इसके एक वीडियो का लिंक मिल जाएगा, सूर्योदय तथा सूर्यास्त के समय सूर्य लाल क्यों दिखाई देता है, उसे देख लेना, आप लोगों का पूरा कंफ्यूजन समाप्त हो जाएगा। इसे मैंने ऑलरेडी पढ़ा दिया, लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में है, ठीक है। तो अब आप लोगों को ये समझ में आया, तो यहाँ तक आप लोग समझ, नोट भी कर लेना क्योंकि नोट्स बनाइए आप लोग, ठीक है, बोर्ड एग्जाम भी आने वाला है। तो यहाँ तक मैंने आप लोगों को समझाया। मैं आप लोगों को समझाने वाला हूँ छोटा छोटा टॉपिक जो कि पूछे कम जाते हैं लेकिन पूछे जा सकते हैं, ठीक है। वर्णांधता मोतिया बिंदु, ठीक है, इसे मैंने आप लोगों को समझाने वाला हूँ। देखो वर्णांधता क्या होता है, कुछ व्यक्तियों की आंखों, जो आंख होता है ऐसा होता है, मतलब उनकी आंख जो होती हैं ऐसे होती हैं जो निश्चित रंगों में विभेद नहीं कर पाती हैं, अर्थात रंगों का पहचान नहीं कर पाती हैं। नेत्र का यह दोष वर्णांधता कहलाता है। यह जेनेटिक होता है, क्या होता है, मतलब अनुवांशिक होता है, ठीक है। अगर माता पिता के होंगे तो उन्हें भी हो जाएगा, ठीक है, तो इतना समझो। तो यहाँ वर्णांधता क्या होता है, कुछ रंगों, मतलब कुछ व्यक्तियों की आंखें ऐसे होती हैं, एक मतलब स्टेप बाय स्टेप समझो, कुछ व्यक्तियों के रंग मतलब आंखें ऐसे होती हैं जो निश्चित रंगों में विभेद नहीं कर पाती हैं। विभेद का अर्थ होता है पहचान, कि ये कौन सा रंग है, ठीक है, अर्थात रंगों का पहचान नहीं कर पाती हैं। नेत्र का यह दोष जो होता है, यह दोष वर्णांधता कहलाता है। यह जेनेटिक होता है, आनुवांशिक होता है। तो यहाँ से आपको वर्णांधता समझ में आया, छोटा टॉपिक है, नोट कर लो, ठीक है। और यहाँ से आपका एक टॉपिक और आता है मोतिया बिंदु। मोतिया बिंदु क्या होता है, कभी कभी अधिक आयु वाले व्यक्तियों को, मतलब जिसकी उम्र अधिक हो गई हो, तो अधिक आयु वाले व्यक्तियों का नेत्र का क्रिस्टलीय लेंस, जो उसका क्रिस्टलीय, उसमें लेंस होता है ना नेत्र में बीच में, ठीक है, तो उसका क्रिस्टलीय लेंस दुधिया तथा धुंधला हो जाता है। देखो बहुत सारे लोग कहते नहीं कि मुझे धुंधला दिखाई देता है, ठीक है, क्यों, क्योंकि उसका जो नेत्र लेंस होता है दुधिया तथा धुंधला हो जाता है, ठीक है। तो धुंधला दिखाई देगा क्योंकि लेंस और लेंस की सहायता से हम देख पाते हैं, ठीक है। इस स्थिति को मोतिया बिंदु कहते हैं। इसके कारण नेत्र की दृष्टि में कमी या पूर्ण रूप से दृष्टि दोष छप हो जाता है। मतलब अगर ये हो जाता है तो पूर्ण रूप से छप का अर्थ होता है देख ही ना पाना, ठीक है, मतलब देख ही नहीं पाते हैं, पूर्ण रूप से खत्म हो जाता है देखने की क्षमता। तो यहाँ आप लोगों को कहना क्या है कि कभी कभी अधिक आयु वाले व्यक्तियों को नेत्र का क्रिस्टलीय लेंस दुधिया तथा धुंधला हो जाता है। इस स्थिति में मोतिया बिंदु हो जाता है, मोतिया बिंदु कहते हैं। इसके कारण जो नेत्र की दृष्टि में कमी या पूर्ण रूप से छप हो जाता है। तो स्टूडेंट ये था हमारा आज का वीडियो, जिसे मैंने समाप्त कर दिया, ठीक है। इसमें मैंने आप लोगों को पढ़ा दिया पूरा मानव नेत्र तथा रंग बिरंगा संसार, ठीक है, मानव नेत्र तथा रंग बिरंगा संसार, इसे मैंने पढ़ा दिया, ठीक है। अब हाँ इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन समझ लीजिए कि आप लोग चैप्टर फर्स्ट रासायनिक अभिक्रिया एवं समीकरण, ठीक है, आपका चैप्टर फर्स्ट जो है, चैप्टर सेकंड अम्ल क्षार एवं लवण, चैप्टर थर्ड जो है आपका धातु एवं अधातु, चैप्टर फोर जो है आपका कार्बन तथा उनके यौगिक, चैप्टर 5 तत्वों का आवर्त वर्गीकरण, ठीक है, चैप्टर 6 आपका जैव प्रक्रम, चैप्टर 7 नियंत्रण एवं समन्वय, चैप्टर 8 जो है आपका जीव जनन कैसे करते हैं, चैप्टर 9 प्रकाश का परावर्तन अपवर्तन तथा लेंस। इन सबको नहीं देखे हैं तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में 1 से लेकर 9 लेसन तक का लिंक मिल जाएगा। 10 आपका ये है मानव नेत्र तथा रंग बिरंगा संसार, ठीक है। तो अगर आप लोग इन 9 लेसन को नहीं देखे हों तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मैं लिखूंगा रासायनिक अभिक्रिया एवं समीकरण, फिर आपको मिलेगा लिंक जो कि रहेगा किस ग्रीन कलर का, आप लोग उस पर क्लिक करोगे तो इस वीडियो पे पहुंच जाओगे। तो एक एक चैप्टर में लिखकर और उसका लिंक दे दूंगा, आप लोग उसे देख लेना, ठीक है। क्योंकि अगर आप लोग 9 चैप्टर इसे लेकर 10 चैप्टर तैयार कर लेते हो तो मैं गारंटी लेता हूं 50 नंबर आपका कोई नहीं काट पाएगा। बचा 20 नंबर, तो उससे मैं आप लोगों को इलेक्ट्रिसिटी पढ़ाऊंगा, तब आप लोगों को क्लियर होगा, ठीक है। इलेक्ट्रिसिटी भी बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, विद्युत
का जो आपका चैप्टर है, ठीक है, उसे मैं पढ़ाऊंगा, लेकिन पढ़ा भी दिया है देख सकते हो, लेकिन पढ़ाऊंगा, ठीक है। तो यहाँ से आप लोग 1 से 9 और इसे लेकर 10 लेसन तैयार कीजिए, फिर मैं आप लोगों को 11 बस कुछ ही दिनों में अपलोड होगा। तो इसे आप लोग वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक कीजिए, ठीक है, वीडियो को लाइक कीजिए, कम से कम आप लोग 5000 लाइक तक पहुँचाइए। अगर चैनल पर नए आए हो तो चैनल को पहले सब्सक्राइब कर लीजिए, ठीक है, जल्द से जल्द 100 के सब्सक्राइबर तक पहुँचाइए, ठीक है, तो ताकि सिल्वर प्ले बटन आए और मैं आप लोगों को दिखा सकूँ। तो स्टूडेंट इस वीडियो को अपने सभी दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिए, पूरे इंडिया में इसे शेयर कीजिए ताकि सभी लोग देख सकें, हर एक स्टूडेंट। तो स्टूडेंट फिलहाल इस वीडियो में इतना ही, तब तक के लिए धन्यवाद।